नमस्कार, हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई के हीरक जयंती समारोह का किया उद्घाटन। उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से किया सम्मानित। स्मृति डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी करने के साथ ही ट्विटर हैंडल किए जारी। पीएम मोदी ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, सीबीआई ने अपने काम और कौशल से सामान्य जन में विश्वास पैदा किया है। तीन दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया हवाई अड्डे पर स्वागत। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। संसद में सत्ता पक्ष के राहुल गांधी से माफी की मांग और हिंडनबर्ग मुद्दे पर विपक्ष की जांच की मांग से उपजा गतिरोध आज भी रहा जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। अवमानना मामले में सजा को राहुल गांधी ने सूरत के सत्र अदालत में दी चुनौती। 3 मई को होगी सुनवाई। कोर्ट ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक दी जमानत। भारतीय जनता पार्टी ने सूरत में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन पर साधा निशाना। संबित पात्रा ने कहा, ओबीसी समाज को अपमानित करने के बाद अब न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश में है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। बिहार के नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा पर विधानसभा में हंगामा। विधानसभा की कार्यवाही 5 अप्रैल तक स्थगित। भाजपा विधायकों ने विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के हुगली में 2 गुटों की झड़प के बाद इलाके में अभी भी धारा 144 लागू। पुलिस ने 12 लोगों को किया गिरफ्तार। कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवाएं भी की गई बंद। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में रामनवमी से जारी हिंसा की एनआईए जांच के साथ ही केंद्र सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। कहा, पंचायत चुनाव के मद्देनजर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं ममता बनर्जी। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के हीरक जयंती समारोहों का उद्घाटन किया। सीबीआई के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री ने डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। साथ ही पीएम ने सीबीआई के ट्विटर हैंडल की शुरुआत की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। पीएम मोदी ने शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर सीबीआई में उल्लेखनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और सर्वोत्तम जांच अधिकारी के लिए स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इनमें विशिष्ट सेवा के राष्ट्रपति पुलिस पदक भी शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सीबीआई की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीबीआई ने अपने काम और कौशल से सामान्य जन में विश्वास पैदा किया है। उन्होंने कहा कि जब कोई केस असाध्य लगता है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए।
लोग आंदोलन करते हैं कि केस उनसे लेकर के सीबीआई को दे दो। यहां तक कि पंचायत स्तर पर भी कोई मामला आता है तो लोग कहते हैं अरे भाई इसके तो सीबीआई के हवाले करना चाहिए। न्याय के, इंसाफ के एक ब्रांड के रूप में सीबीआई हर जुबान पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 दशक में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। पिछले 6 दशकों में सीबीआई ने मल्टी डायमेंशनल और मल्टी डिसिप्लिनरी जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा काफी बड़ा हो चुका है। बैंक फ्रॉड से लेकर वाइल्ड लाइफ से जुड़े अपराधों, यानी यहां से यहां तक, महानगर से लेकर के जंगल तक अब सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। पीएम ने कहा कि सीबीआई की मुख्य जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता, भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है। भ्रष्टाचार अनेक अपराधों का सिलसिला शुरू करता है, अपराधों को जन्म देता है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा होता है। विशेष रूप से जब सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार हावी रहता है तो वो लोकतंत्र को फलने फूलने नहीं देता। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां सबसे पहले युवाओं के सपने बलि चढ़ जाते हैं, युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते। प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 साल पहले ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार करने की होड़ लगी थी। उस दौरान बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी डरे नहीं क्योंकि सिस्टम उनके साथ खड़ा था। 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। पीएम ने कहा कि साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा। इसीलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा और इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। हमने भ्रष्टाचारियों के साथ साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कानूनों पर प्रहार करना शुरू किया। अब याद कीजिए, सरकारी टेंडर प्रक्रियाएं
सरकारी ठेके, ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया। आज जब हम 2G और 5G स्पेक्ट्रम के आवंटन की तुलना करते हैं तो अंतर साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद पर प्रहार करते हुए कहा कि जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है। जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास प्रभावित होता है। भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद पनपता रहता है और अपना शिकंजा मजबूत करता रहता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता जाता है और जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास अवश्य प्रभावित हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बाबू कुंवर सिंह की, बाबू अमर सिंह की कंपनी अभी तक हमारे जमीन, हमारी धन संपत्ति को लूट रही थी, लेकिन अब वो हमारा मान सम्मान लूटना चाहता है। इट हैज एक्वायर्ड नेशनल फेम और बहुत तेजी से ये इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में भी फैलता जा रहा है। जब तक हमें स्वराज नहीं मिल जाता हम तब तक लड़ते रहेंगे। जय भवानी, जय भवानी। सीबीआई के कार्यक्रम में पीएम मोदी का भ्रष्टाचार पर वार, बताया लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा, कहा यहीं बढ़ता है भाई भतीजावाद और परिवारवाद। संसद में जारी है विपक्ष का हंगामा, फिर नहीं चले दोनों सदन। पश्चिम बंगाल और बिहार की कानून व्यवस्था के मसले पर घिरी राज्य सरकारें। राहुल गांधी पर बीजेपी का वार, कहा अब न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश में हैं राहुल और कांग्रेस। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को फिर नहीं राहत, G20 की बैठकों का दौर जारी। ओपेक ने की तेल उत्पादन कटौती की घोषणा। होगी देश, दुनिया और खेल की बाकी खबरें देखिए न्यूज नाइट मेरे साथ रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। संसद का बजट सत्र अभी तक लगातार हंगामे की भेंट चढ़ा है। हंगामे का कारण पिछले 2 सप्ताह तक संसद में कोई खास काम नहीं हो पाया है। आज राज्यसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही पहले 2 बजे तक स्थगित हो गई। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दल हंगामा करने लगे। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन चलाने की कोशिश की, लेकिन जब हंगामा नहीं थमा तो उन्होंने आज दोपहर 2 बजे तक के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे के बाद भी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन पर शोक जताया। इसके बाद निचले सदन में 1 मिनट का मौन रखा गया और सदन की कार्यवाही बिना किसी कामकाज के दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज भी सदन में कांग्रेस से सदस्य काले कपड़े पहनकर आए थे। 2 बजे के बाद भी लोकसभा में हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही सत्ता पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण पेपर सदन के पटल पर रखे गए। विपक्ष वेल में आकर जोर शोर से नारेबाजी करता रहा। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। आज राज्यसभा दिवस है। उच्च सदन के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सभी सदस्यों को राज्यसभा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आज के दिन साल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था। हमारे संविधान में परिभाषित राज्यों की परिषद हमारी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे लोकतंत्र के संघीय सिद्धांत को कायम रखते हुए राज्यसभा लोगों की चिंताओं को व्यक्त करके और वैज्ञानिक चर्चाओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करते हुए उनके कल्याण में योगदान देती है। Honorable members, greetings to you on Rajya Sabha Day. On this day, in the year 1952, Rajya Sabha was constituted. The Council of States
as defined in our constitution, plays a critical role in our polity. भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 3 दिन की यात्रा पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। उनके साथ विदेश और विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी और भूटान की शाही सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी आए हैं। अपनी यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। मानहानि मामले में निचली अदालत के फैसले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने जमानत दे दी है। अब 13 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी भी सुनवाई के लिए सूरत कोर्ट पहुंचे थे। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी सूरत पहुंची। साथ ही कांग्रेस शासित तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे। सूरत में मुख्य मजिस्ट्रेट एच वर्मा की कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि अदालत ने राहुल गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सके। सूरत की अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ओबीसी पर दिए गए बयान पर एक बार फिर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि आज सूरत कोर्ट में अपील के नाम पर कांग्रेस हुड़दंग और नौटंकी करने जा रही है। साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी न्यायिक प्रक्रिया पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने घटना की घोर निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। वहीं पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने हिंसा को लेकर पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमारे कार्यकर्ता हर जगह जाएंगे और घायलों से मिलने की कोशिश करेंगे। मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बल की तैनाती और एनआईए द्वारा जांच की मांग की। पूरे मामले में भाजपा ने एक बार फिर ममता सरकार पर हमला बोला। एक प्रेस वार्ता में पश्चिम बंगाल के हुगली से भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी ने कहा, बंगाल में हिंसक झड़पें पूर्व नियोजित थी। उन्होंने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में जानबूझकर हिंसा करवा रही हैं। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। जिस तरह की स्थिति पहले कश्मीर में थी, वही स्थिति अब बंगाल में है। पूरे मामले की एनआईए जांच के साथ उन्होंने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की। वहीं लोकसभा सांसद खगेन मुर्मू ने कहा कि कुछ दिन पहले बंगाल की सागरदिघी सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें टीएमसी की हार हुई। अब ममता बनर्जी मुस्लिम वोट को खुश करने के लिए षड्यंत्र कर रही हैं। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बिहार के सासाराम में शुक्रवार को रामनवमी पर भड़की हिंसा के 4 दिन बीत जाने के बाद भी माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। सोमवार को धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि यह धमाका सुबह 4 बजे हुआ। इसकी आवाज इतनी तेज थी कि लोग दहशत में आ गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने बाद में बताया कि धमाका पटाखे की आवाज थी। दूसरी तरफ बिहार शरीफ में हिंसा की घटनाओं के बाद प्रशासन का दावा है कि शहर की स्थिति सामान्य है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। सभी दुकानें धीरे धीरे खुल रही हैं, लोग भी बाहर निकल रहे हैं। हर वार्ड में शांति समिति बनाई गई है। अब तक 130 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा के मामले को भाजपा ने जोरदार तरीके से सदन के भीतर उठाया, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के विधायक हाथों में पोस्टर लेकर सदन के भीतर पहुंचे। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, भाजपा के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, भाजपा की तरफ से नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा का मामला उठाया। बीजेपी के विधायक सदन के भीतर पोस्टर लेकर पहुंचे थे और अपनी जगह से खड़े होकर सरकार पर आरोप लगाने लगे। स्पीकर के आदेश के बाद मार्शल ने बीजेपी विधायकों से पोस्टर वापस ले लिए। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। फिर लंच टाइम के बाद जब दोबारा सत्र शुरू हुआ तो पूरा विपक्ष वेल में जा पहुंचा। आखिरकार शोरगुल के बीच सदन की कार्रवाई 5 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार में आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जरूरी दवाओं की कीमत बढ़ने की अफवाहों और इस संबंध में कांग्रेस के आरोपों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खारिज किया है। मांडविया ने कहा कि असल में 1 अप्रैल से 651 जरूरी दवाओं की कीमत 6.73% कम हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक के बाद एक ट्वीट करके उनके आरोपों का जवाब दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, दवाओं के महंगा होने को लेकर आपने ट्वीट के माध्यम से जो जानकारी दी है उस बारे में विनम्रतापूर्वक कुछ तथ्य बताना चाहूंगा। यूपीए सरकार में बनाए गए डीपीसीओ 2013 के प्रावधान के अनुसार हर साल डब्ल्यूपीआई के हिसाब से फार्मा कंपनी दवाई के दाम बढ़ाती या घटाती है, लेकिन सरकार ने नवंबर 2022 में आवश्यक दवाई की सूची और दामों को रिवाइज किया। डीपीसीओ 2013 के तहत इस तरह अधिसूचित दवाओं की मान्य सीलिंग प्राइस संशोधित करने का कार्य एनपीपीए द्वारा आरंभ किया गया। अब तक 870 आवश्यक दवाओं में से 651 की नई सीलिंग प्राइस अधिसूचित की जा चुकी है, जिसके कारण दवाओं की मान्य सीलिंग प्राइस में औसत 16.62% की कमी हुई है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं को सालाना लगभग 3500 करोड़ रुपए की बचत होगी। डब्ल्यूपीआई से लिंक 651 आवश्यक दवाओं की मान्य सीलिंग प्राइस में 12.12% की मर्यादा में कंपनी 1 अप्रैल 2023 से दवाई के दाम बढ़ा सकती है। अगर कंपनी पूरा भी दाम बढ़ा ले तब भी औसतन 6.73% की कमी अनुमानित की गई है। और ये भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा जन औषधि अभियान सप्लाई साइड का बहुत बड़ा इंटरवेंशन है, जिसने मार्केट में एक उच्चतम प्रतिस्पर्धा तैयार की है, जिसके कारण सालाना डब्ल्यूपीआई के तहत जिस सीमा में दाम बढ़ाने की इजाजत है उसके बावजूद भी फार्मा कंपनियां पूरा दाम नहीं बढ़ाती हैं। एनपीपीए इंडिया ने भी इस विषय में जानकारी दी है, वो भी आपके ध्यान में रखना चाहूंगा। हिमाचल प्रदेश सरकार शीघ्र ही किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों में मौसम के सटीक पूर्वानुमान के लिए 2 और डॉपलर रडार स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रही है। इससे प्रदेश में शीघ्र ही मौसम पूर्वानुमान के लिए वैज्ञानिक डाटा की पूरी कवरेज होगी। सरकार का ये कदम संवेदनशील क्षेत्रों में भारी बारिश और हिमपात आदि की स्थिति में नुकसान को कम करने के लिए त्वरित उपाय करने में सहायक सिद्ध होगा। इससे जिला प्रशासन को स्थिति के सही आकलन के लिए सतर्क करने में मदद मिलेगी। चंबा जिले की जोत और मंडी जिले के मुरारी देवी में हाल ही में 2 डॉपलर रडार स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिससे राज्य का 70% क्षेत्र पहले ही इसके अंतर्गत आ चुका है। ये स्टेशन 100 किलोमीटर के दायरे में मौसम के पूर्वानुमान पर वैज्ञानिक डाटा उपलब्ध करवाता है।
डॉपलर रडार तकनीक मौसम विभाग को मौसम की सटीक स्थिति और पूर्वानुमान लगाने में सक्षम बनाएगी, जिससे समय पर जानमाल की सुरक्षा भी हो सकेगी। सरकार ने इस वर्ष डिजिटल चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,40,000 से अधिक हज यात्रियों का चयन किया है। इनमें 10,000 से अधिक 70 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं और 4,000 से अधिक महिलाएं हैं। इसके लिए सरकार को कुल 1,84,000 आवेदन प्राप्त हुए थे। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष भारत को 1,75,000 हज यात्रियों का कोटा आवंटित किया गया था। लगभग 35,000 हज यात्रियों का कोटा निजी ऑपरेटरों को दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि हज यात्रियों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य होगा। मंत्रालय हज यात्रियों को कैशलेस सुविधा के लिए स्टेट बैंक के साथ सहयोग कर रहा है। बैंक सभी अप्रवासी केंद्रों पर अपनी विशेष टीमों के जरिए हज यात्रियों को ये सुविधा उपलब्ध कराएगा। मंत्रालय ने बताया कि स्टेट बैंक कैशलेस सुविधा के बारे में जानकारी देने के लिए टेलीफोन हेल्पलाइन स्थापित करेगा। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई, जिसमें शंघाई सहयोग संगठन के सभी संस्कृति मंत्रियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने बैठक की। बैठक में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के संस्कृति मंत्रियों ने भाग लिया। एससीओ के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों ने एससीओ सदस्य देशों की सरकारों के बीच संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते और एससीओ के तहत ऐसे अन्य समझौतों के दायरे में एससीओ ढांचे के भीतर संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपने उद्घाटन भाषण में एससीओ राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने आपसी सम्मान, विविधता और समावेशिता के माध्यम से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में प्रचार में सांस्कृतिक सहयोग और संवाद के महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर एससीओ देशों की साझा बौद्ध विरासत पर विशेष रूप से तैयार की गई डिजिटल प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली भारत मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के संस्कृति मंत्रियों ने भाग लिया। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।